आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आइन पर बात करने वालों को बताया नक्सलाइट्स के मुहाफिज। कहा शहरी नक्सलियों ने कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बड़े पैमाने पर चलाई थी सेंसरशिप। मफरूर हीरो के ताजिर मेहुल चौकसी भारत आएंगे वापस। बेल्जियम की एक अदालत ने हवालगी के खिलाफ उनकी अपील की खारिज। बिहार असेंबली इंतखाबात का जोशो खरोश उरूज पर। अमित शाह आज कारकुनों के साथ करेंगे मीटिंग। पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी की होगी जांच। मुल्क ने दिफाई साजो सामान की तैयारी में नई रकम की तारीख। लखनऊ में वाक़ ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट ने तैयार किए ब्रह्मोस मिसाइल। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज मिसाइलों की पहली खेप कौम के नाम करेंगे वक्फ। अमेरिका और यूक्रेन के सुदूर एक साथ बैठे लंच पर। ज़ेलेंस्की ने अमन मुआहदे की जरूरत पर दिया जोर। ट्रंप जल्द ही पुतिन से बुडापेस्ट में करेंगे मुलाकात। धनतेरस के साथ आज शुरू हुआ दिवाली का त्योहार। बाजारों में सरगर्मियां उरूज पर। जीएसटी में इस्लाहात के बाद लोग बड़ी तादाद में कर रहे हैं खरीदारी। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माओ नवाजों के बारे में खुलकर बात की है। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में पीएम ने नक्सलिज्म को माओ नवाज दहशतगर्दी करार दिया और कहा कि शहरी नक्सलाइट्स ने कांग्रेस के दौर में बड़े पैमाने पर सेंसरशिप की थी। पीएम ने कहा कि एक वक्त में मुल्क की तकरीबन हर बड़ी रियासत नक्सलियों के तशद्दुद और माओ नवाज दहशतगर्दी की जद में थी और इस रेड कॉरिडोर में कोई आइन का नाम लेने वाला नहीं था। पीएम ने कहा कि जो लोग आइन की किताब सर पर रखकर नाचते हैं वो आज भी उन माओ नवाज दहशतगर्दों की हिफाजत के लिए दिन रात काम करते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद उनकी हुकूमत ने गुमराह नौजवानों को कौमी धारे में लाने की कोशिशें की। आइए जानते हैं इसकी तफसील। दिल्ली में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तरक्की और खुशहाली का नया बाब लिखने पर हिंदुस्तान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दुनिया हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद की निगाह से देख रही है। 2014 से पहले के हालात का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने मुल्क की तरक्की और अवामी बहबूद के लिए गुज़िश्ता 11 सालों में की गई तारीखी कोशिशों का जिक्र किया। सरहदी सलामती और दाखिली सलामती दोनों महाजों पर नए हिंदुस्तान की ताकत का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कांग्रेस की ज़ेर क़यादत शहरी नक्सल माहौलियाती निज़ाम पर माओ नवाज दहशतगर्दी के चैलेंज को छिपाने का इल्जाम लगाया। रेड कॉरिडोर में संविधान का कोई नाम लेने वाला नहीं था और मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि जो माथे पर संविधान की किताब लेकर के नाचते हैं ना, वे आज भी ये माओवादी आतंकियों जो संविधान को नहीं मानते हैं, इनकी रक्षा के लिए दिन रात लगा देते हैं। पीएम ने कहा कि कई दहाइयों से माओ नवाज दहशतगर्दी के मुतासरीन के दुख को आवाम तक नहीं पहुंचने दिया गया। इस चैलेंज के खिलाफ अपनी हुकूमत की ठोस कार्रवाई को उजागर करते हुए पीएम ने कहा कि 11 साल पहले तक मुल्क के 125 अजला माओ नवाज दहशतगर्दी से मुतासिर थे। आज ये तादाद कम होकर सिर्फ 11 रह गई है और इनमें से सिर्फ 3 अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। बीते दशक में हजारों नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। मैं आपको पिछले 75 घंटों का आंकड़ा देता हूं, ओनली 75 आवर्स। मैं जानता हूं ये मीडिया का मेन न्यूज नहीं है, लेकिन मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा संतोष का विषय है। इन 75 घंटों में 303 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एक जमाने में जिनका 303 चलता था ना, आज वो 303 सरेंडर हुए हैं। पिछले कांग्रेस हुकूमतों पर कौमी पॉलिसियों का इल्जाम लगाते हुए पीएम ने कहा कि उनकी हुकूमत ने जमहूरियत का रास्ता इख्तियार किया। पीएम ने कहा कि 42 करोड़ लोग अपनी संजीवनी के जरिए तिब्बी मशवरे हासिल कर रहे हैं। गरीब मरीजों ने रुपए की बचत की है।
आयुष्मान भारत के जरिए 1.25 लाख करोड़ और गरीबों को दवाई में 40,000 करोड़ रुपए बचने का उन्होंने जिक्र किया। पीएम ने कांग्रेस क़यादत पर तनकीद की। लाल किले से इस परिवार के सारे भाषण सुन लीजिए। लाल किले पर जो गए हैं झंडा फहराने इस परिवार के, कोई भी नेता पहले से लेकर के आखिरी तक नहीं था जिसने गरीबी का भाषण न दिया हो। आप YouTube पर जाकर के पहले से अब तक के सारे भाषण सुन सकते हैं। लेकिन गरीबी कम नहीं हुई, जबकि लोकतांत्रिकरण की हमारी सोच ने पिछले 11 साल में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है। पीएम ने कहा कि इनकम टैक्स में कमी और जीएसटी सेविंग फेस्टिवल यकीनी तौर पर हम वतनों को तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत करेगा। सरबराह इजलास में श्रीलंका के वजीर आजम डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया, साबिक बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक और ऑस्ट्रेलिया के साबिक वजीर आजम टोनी एबट समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। अमित शाह के आज बिहार दौरे का तीसरा दिन है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत इंतखाबी तैयारियों और एनडीए की इख्तिदार में वापसी के लिए झोंक दी है। आज अमित शाह बिहार में बीजेपी कारकुनों के साथ इंतखाबी और तंजीमी तैयारियों के पेश नज़र बातचीत करेंगे। वो पार्टी के इंतखाबी हिकमत अमली पर भी बातचीत करेंगे। इससे पहले कल अमित शाह ने इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी संभाली और पटना में दानिश्वरों की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। महागठबंधन में अब भी बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम पर इख्तलाफात जारी हैं। अब एनडीए महागठबंधन पर हमलावर है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सदर चिराग पासवान ने महागठबंधन को एक गुमराहकुन इत्तेहाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि सीटों और उम्मीदवारों से मुताल्लिक एनडीए के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम वजीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में इलेक्शन लड़ेंगे। बिहार के 121 असेंबली हलकों में पहले मरहले की पोलिंग के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख कल खत्म हो गई है। 18 अजला के 121 असेंबली हलकों में मुख्तलिफ जमातों के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवारों समेत कुल 1698 उम्मीदवारों ने अपने पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं। पहले मरहले में कागजात नामजदगी जमा कराने वाले तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज होगी। काबिल जिक्र है कि सिर्फ इन उम्मीदवारों को अपने कागजात नामजदगी वापस लेने का मौका दिया जाएगा जिनके पर्चे नामजदगी दुरुस्त साबित होंगे। वहीं जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी गलत पाए गए उन्हें मनसूख कर दिया जाएगा। पहले मरहले के लिए वोटिंग 6 नवंबर को होगी। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने फतेहपुर में राहुल गांधी के दौरे के दौरान उनके बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में दलितों की बदतरीन हालत को देखना चाहिए। जब उनका दौरे इख्तिदार था तब नायब वजीर आला ने यकीन दहानी कराई कि फतेहपुर में वाल्मीकि खानदान को मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। राहुल गांधी जी पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं, डिरेल्ड हैं। उनको पता ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी दलित स्वाभिमान की लड़ाई नंबर 1 पर लड़ रही है। आज उत्तर प्रदेश में दलित समाज, पिछड़ा वर्ग सुख चैन की जिंदगी जी रहे हैं और जीवन के हर पहलू में उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिला है। राहुल गांधी जी को याद करना चाहिए जब उनकी सरकारें थीं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या आज भी कर्नाटक, हिमाचल या अन्य तेलंगाना जैसे राज्यों में जहां सरकारें हैं, दलितों का क्या हाल है। दलितों पर अत्याचार की सीमाएं लांघ चुकी हैं कांग्रेसी सरकारें। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज दिफाई साजो सामान की तैयारी में तारीख रकम करने वाली है। ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप सरोजनी नगर में वाक़ ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट से रवाना की जाएगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर आला योगी आदित्यनाथ इस तारीखी लम्हे के गवाह होंगे।
ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दुनिया के तेज तरीन और दुरुस्तगी से मार करने वाले मोहलिक तरीन मिसाइल की पहली खेप को झंडी दिखाने से पहले वजीर दिफा और वजीर आला बूस्टर बिल्डिंग का इफ्तिताह करेंगे और बूस्टर डॉकिंग के अमल का एक मुजाहिरा देखेंगे। लखनऊ में कायम ये वक्फ ब्रह्मोस यूनिट उत्तर प्रदेश को भारत के अगले एरोस्पेस और दिफाई मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर कायम करने की तरफ एक बड़ा कदम है। यहाँ तैयार की जाने वाली जदीद टेक्नोलॉजीज ब्रह्मोस एरोस्पेस को मुस्तकबिल में मिसाइल सिस्टम की मजीद जदीद किस्में तैयार करने में मदद करेंगे। मफरूर हीरो के ताजिर मेहुल चौकसी को भारत वापस लाने की कोशिशों में बेल्जियम की अदलिया में अहम पेशरफ्त हुई है। काबिल जिक्र है कि मेहुल चौकसी 13,000 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घपले का एक कलीदी मुल्जिम है। चौकसी के मामले की समाअत के बाद एंट्रोप में वाक़ बेल्जियम के अपील कोर्ट ने जुमे को एक इब्तदाई फैसला जारी किया, जिसमें हवालगी के खिलाफ चौकसी की अपील को मुस्तरद कर दिया। इस फैसले को मेहुल चौकसी की हवालगी की जानी पहला कदम समझा जा रहा है। ताहम चौकसी के पास अगले 15 दिनों के अंदर बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट में इस हुक्मनामे के खिलाफ अपील दायर करने का इख्तियार है। वहीं चौकसी को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की हवालगी की दरख्वास्त पर 11 अप्रैल 2025 को एंट्रोप में आर्जी तौर पर गिरफ्तार किया गया था। तब से वो बेल्जियम की एंट्रोप जेल में कैद हैं। रवां बरस अप्रैल से चौकसी के मजबूत दिफा के बावजूद मुतादिद जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। सीबीआई ने चौकसी के खिलाफ 64,6400 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में फर्द जुर्म दाखिल की है। और मालदीव में डॉलर की किल्लत के दरमियान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डॉलर निकालने पर हद लगा दी है। माले में भारतीय हाई कमीशन ने भी भारतीय शहरियों के लिए इस मामले पर एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मालदीव से रकम भेजने की हद 400 अमरीकी डॉलर से घटाकर 150 अमरीकी डॉलर कर दी है। नए कवानीन 25 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होंगे। बैंक ने यह कदम मालदीव में अमरीकी डॉलर की किल्लत के बाइस उठाया है। तमाम खातादारों को इसकी इत्तला दे दी गई है। इस फैसले का असर बराह रास्त उन लोगों पर पड़ेगा जो मालदीव की करेंसी रुपया में अपनी तनख्वाहें वसूल करते हैं। मामले की संगीनी को देखते हुए भारतीय हाई कमीशन मालदीव की वजारत खारजा, मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी और मालदीव हुकूमत के दीगर महकमों से राब्ते में है। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भगवान बुद्ध के बाक़यात को भारत वापस लाने रूस पहुंचे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 19 अक्टूबर को महात्मा बुद्ध की बाक़यात के साथ भारत वापस आएंगे। दौरे के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये इक़दाम भारत और रूस के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी दुनिया के किसी देश में गए हैं तो इस बात पर उन्होंने सदैव बल दिया है कि आज दुनिया की समस्याओं का समाधान बुद्ध की शिक्षा में है। कलमिकिया और भारत के बीच मैं समझता हूँ कि शायद ये पहली बार इस तरह का एक सहयोग बढ़ा है और इससे हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो संबंध हैं और प्रगाढ़ होंगे। कलमिकिया के इस पवित्र मंदिर में भी मुझे आने का सौभाग्य मिला और जो भीड़ दिखाई दे रही है वो स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूं कि भगवान बुद्ध का आशीर्वाद कलमिकिया के लोगों को मिलेगा, रूस के लोगों को मिलेगा और भारत कलमिकिया और भारत रूस का संबंध और प्रगाढ़ होगा। और लेह जिले में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने इंडियन सिविल डिफेंस कोड की दफ़ा 163 के तहत हुक्मनामा जारी किया है। इस हुक्मनामे के मुताबिक तहसील लेह में बगैर इजाज़त कोई रैली, जुलूस, मार्च या अवामी इज्तिमा मुनक़िद नहीं किया जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि ज़िला इंतज़ामिया ने मुमकिना बदअमनी और सलामती की सूरत हाल के पेश नज़र ये कदम उठाया है। और रेलवे की वजारत ने खुसूसी मुहिम 5.2 के तहत अहम पेशरफ्त की है। ये मुहिम हुकूमत की तरफ से सरकारी दफातर में सफाई को इदारा जाती बनाने और ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को निपटाने के लिए शुरू की गई है। 2 से 31 अक्टूबर तक जारी रहने वाली इस मुहिम के दौरान वजारत रेलवे ने अब तक मुल्क भर में रेलवे स्टेशनों, दफातर और अहाते में 29,921 सफाई मुहिम चलाई है। स्क्रैप की नीलामी से 235 करोड़ रुपए की आमदनी हुई और 1.45 लाख मुरब्बा फीट दफ्तर की जगह खाली हुई। इंतजामी इस्लाहात के तहत 50,000 से जायद फाइलों का जायजा लिया गया, जिनमें से 20,277 को बंद किया गया और 1.37 लाख अवामी शिकायत का इजाला किया गया।
400 से ज्यादा अमृत संवाद प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। भारतीय रेलवे दिवाली के दौरान मुसाफिरों को उनकी मंजिलों तक आसानी से पहुंचाने को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक मुस्तकिल होल्डिंग एरिया यानी मुसाफिरों की सहूलत का मरकज़ कायम किया गया है, जो मुसाफिरों को हर तरह की जदीद सहूलियात फराहम करता है। डीडी न्यूज़ के साथ बातचीत के दौरान मुसाफिरों ने सहूलत फराहम करने के मरकज़ के सिलसिले में ज़बरदस्त जोशो खरोश का इजहार किया। हमारे साथी राजेश राज ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मुआयना किया। शुमाली रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय ने मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में भी बताया। दीपावली के मौके पर भारतीय रेल ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चाक चौबंद इंतजामात किए हैं और मुसाफिरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कमर कसकर भारतीय रेल तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का अजमेरी गेट साइड है, जो 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर मुसाफिर कैसे दाखिल हो और कैसे मुसाफिरों को बिना किसी परेशानी के वहां तक पहुंचाया जाए। हमारे साथ CPRO नॉर्दर्न रेलवे हिमांशु शेखर उपाध्याय हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस बार भारतीय रेल ने नया कुछ क्या किया है। इस बार ये क्या रास्ता है या क्या व्यवस्था किया गया? देखिए, ये रास्ता है और एक तरह से ये पाथवे है, लेकिन यहाँ पर हमने एक हेल्प यू बूथ बना रखा है, सहायता केंद्र बना रखा है, ट्रेन इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है और पंडाल के साथ में हमने शेड की व्यवस्था की है टेम्परेरी, और नीचे कालीन बिछा रखा है ताकि यदि लोग बैठना भी चाहें, आराम भी करना चाहें तो वहाँ कर सकते हैं। चले होल्डिंग एरिया में अंदर हम लोग चलते होल्डिंग एरिया ले चलते हैं। होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जिस होल्डिंग एरिया में मुसाफिर आराम से बैठ सकेंगे और बैठकर सीधे प्लेटफॉर्म पर वो दाखिल हो जाएंगे। इसकी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। पहले लोगों को बाहर धक्के खाने पड़ते थे, अब लोग आराम से यहाँ आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, टिकट ले रहे हैं और सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पे धूप से बचने का बहुत अच्छा एक बड़ा सा जगह बना रखा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन भी, जिससे गर्मी वर्मी नहीं लगती, और यहाँ पे काफ़ी सारे मुसाफिर आके बैठते हैं और अपना आराम से बैठ सकते हैं और धक्का मुक्की नहीं खाते। फीमेल के लिए जो सेफ्टी देखा गया है वो भी अच्छा है। कोई भी अपने फेस्टिवल में जा सकता है घर, क्योंकि डर लग रहा था आते वक्त कि क्या होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ सही है। अगर हम देखें तो पिछली बार की मुकाबले इस बार जो है खास क्या व्यवस्था की? होल्डिंग एरिया बनाया गया है 6000 स्क्वायर मीटर का। ये अपने आप में पूरे देश में पहला परमानेंट होल्डिंग एरिया है, जो कि स्पेशली टू फैसिलिटेट अनरिजर्व क्लास पैसेंजर्स। इसमें 3 जोन हैं। अभी हम जहाँ पे हैं ये प्री टिकटिंग जोन है। देखिए यहाँ पर कई बेंचेस लगे हैं, टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, तो यहाँ पे भी टेम्परेरी आरक्षण के टिकट के काउंटर्स हैं। इसके अलावा अब हम पीछे की तरफ देखें तो हम ये इस टिकटिंग एरिया से पोस्ट टिकटिंग एरिया या डिपार्चर एरिया में प्रवेश करते हैं और क्यूज़ के माध्यम से सिस्टमेटिक तरीके से यात्रियों को ट्रेन में बिठालने का कार्य किया जाता है। पहले मुसाफिर भीड़भाड़ की स्थिति में बहुत दिक्कतों में पड़ते थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस होल्डिंग एरिया में तमाम स्क्रीनिंग मशीनें लगाई गई हैं और इन स्क्रीनिंग मशीनों के जरिए मुसाफिरों को आराम से उनके सामान की चेकिंग होती है और वो सीधे यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर दाखिल होते हैं, जिससे उन्हें धक्का मुक्की का सामना नहीं करना पड़ता है। और जो अगर हम बात करें तो RPF के जवान मुस्तैदी से यहाँ खड़े हैं। मुसाफिरों को आराम से उन्हें गंतव्य तक ले जाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। कैमरामैन केशव के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने दिल्ली NCR मौसम सरमा के लिए आलूदगी पर काबू पाने की तैयारियों का जायजा लिया। 1 नवंबर से दिल्ली में गैर BS4 कमर्शियल गाड़ियों का दाखिला ममनू है, जबकि BS4 गाड़ियों को अक्टूबर 2026 तक आर्जी राहत दी गई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में आला हुक्काम को पराली जलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है NCR में 18 से 20 अक्टूबर तक सिर्फ ग्रीन पटाखे ही मखसूस मकामात पर और सख्त निगरानी में फरोख्त किए जाएंगे।
आज धनतेरस है। आज से 5 रोजा दिवाली का त्योहार का आगाज हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी इस दिन समुद्र से अमृत कलश के साथ नमोदार हुए थे। तब से ये दिन सेहत और खुशहाली की अलामत समझा जाता है। धनतेरस की शाम को भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। घर के मरकजी दरवाजे और सहन को चिरागों से रोशन और सजाया जाता है और दौलत की देवी से खुशहाली की दुआ की जाती है। धनतेरस के लिए मुल्क भर के बाजार सजे हुए हैं। पीएम मोदी की वोकल फॉर लोकल मुहिम का असर वाज़ेह है। इस बार देसी मसनूआत लोगों की पसंद बन रही हैं। इनमें मिट्टी के लैंप, पीतल और कांसे के मुकामी बर्तन, मुकामी कारीगरों के जरिए तैयार करदा घरेलू अशिया और हाथ से बने तोहफे वगैरह शामिल हैं। और गैर मुल्की खबरों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। उनके साथ नायब सदर जेडी वेंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। बातचीत में टोमहॉक मिसाइलों की फरहमी और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी आइंदा मुलाकात पर तवज्जो मरकूज की गई। ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत में शामिल होना एक एजाज़ है। ट्रंप ने यूक्रेन के सदर को एक बहुत मजबूत रहनुमा बताया जो कई तरह के हालात से गुजर चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने मेज़बानों का शुक्रिया अदा किया और ट्रंप को गजा जंग बंदी मुआहदे पर मुबारकबाद दी। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि तमाम फरीकों को बैठकर मुज़ाकरात करना होंगे और जंग बंदी पर इत्तेफाक करना होगा। यूक्रेन अमन चाहता है और इसलिए अब जंग के खात्मे के लिए पुतिन पर दबाव डालना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि वो ट्रंप से दो तरफा सिक्योरिटी की जमानत चाहते हैं। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात कर लेते हैं उन खास खबरों की जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। हिंदुस्तान मंगोलिया के शहरियों को मुफ्त ई वीज़ा फराहम करेगा। मंगोलिया और हिंदुस्तान के ताल्लुकात सिर्फ सिफारती नहीं बल्कि हमारे दरमियान दोस्ताना और रूहानी रिश्ता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये बयान है और उन्होंने मंगोलिया के शहरियों को मुफ्त ई वीज़ा फराहम करने का भी वादा कर लिया है। और अब नाज़रीन देख लेते हैं अगली सुर्खी। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी, 71 उम्मीदवारों का ऐलान। नंदकिशोर और अमरेंद्र प्रताप का टिकट कट चुका है और दानापुर से राम कृपाल पर भरोसा जताया गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने मंगल की सपहर बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त को जारी कर दिया है। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन की जदीदकारी, एयरपोर्ट तर्ज की नई शिनाख्त। तेलंगाना और आपको बता दें कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो मुल्क के मसरूफ़ तरीन रेलवे जंक्शन में शुमार किया जाता है, अब एक नए अंदाज में लोगों को नजर आएगा। और चलते चलते एक और सुर्खी नाजरीन देख लेते हैं। इंग्लैंड की नज़रें मुसलसल चौथी जीत पर, पाकिस्तान को पहली जीत की तलाश। इंग्लैंड पूरे टूर्नामेंट में मुतासिर कुन रहा, जिसने ताकतवर बल्लेबाजी और नज़्म ज़ब्त वाली बॉलिंग को यकजा करके अपने मुखालफिन को मात दे दी। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को जीत की तलाश होगी। और एक और सुर्खी पर आइए नाज़रीन आखिर में नज़र डाल लेते हैं। मैक्सिको में सैलाब से तबाही, 64 अफराद हलाक, 65 लोग इसमें लापता बताए गए हैं। जी हाँ, गुज़िश्ता हफ्ते ही ये बता दें आपको कि सैलाब आया था जिससे वहाँ काफ़ी तबाही का लोगों ने सामना किया था। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और खबरें देख लेते हैं। खेल की खबरों की बात करें तो नाओमी ओसाका जापान ओपन टेनिस से क्वार्टर फाइनल में पहुंचने से पहले दस्तबरदार हो गई। ओसाका अपने दूसरे राउंड के मैच में टांग की इंजरी का शिकार हो गई। राउंड ऑफ 16 में ओसाका ने दर्द की वजह से दवा ली थी और दिफाई चैंपियन सुजान लेम्स को शिकस्त दी थी। और अब मौसम का मिजाज।
में फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, आदाब।